अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लूप्स का क्या इस्तेमाल है प्रोग्रामिंग के अंदर, और हमने फिर पर्टिकुलरली ये देखा था कि सी शार्प में हम लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप के टॉपिक के साथ ही हमारे पास जो डाटा प्रोसेसिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यानी हमने जब कमांड्स बनानी है तो यूजुअली या तो वो सिक्वेंशियल कमांड्स होती हैं, यानी हमने इनपुट पे डाटा लिया और हमने उसको मैथमेटिकली उसके ऊपर हमने कोई एक्सप्रेशन बनाना है, तो वो हम देख चुके हैं कि हम कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमारी ब्रांचिंग वाली स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इफ एल्स क्या है, मल्टीपल इफ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स क्या है। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर हमें कुछ कमांड्स को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम उन कमांड्स को कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हमने लूप्स पढ़ा है और हमने लूप्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास एक वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, इसी तरह हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं और सेंटिनल लूप्स होते हैं। तो सारे लूप्स का काम जो है वो यही है कि हमने कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं, हमने उन सेट ऑफ कमांड्स को बार बार रिपीट करना है। तो इन तीनों टॉपिक्स को मिला के हमने जितनी भी विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर बैकएंड कोडिंग करनी होती है वो ऑलमोस्ट कोडिंग हमारी वो इन तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रही होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कंसोल प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे इनपुट और आउटपुट की कमांड्स और बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, और विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ें किस तरह से हमारे पास बदल जाती हैं। अब ऑनवर्ड जो हमने डिस्कशंस करनी है इस कोर्स के अंदर, वो सारी डिस्कशन हमारी विजुअल प्रोग्रामिंग से ही रेलिवेंट होगी, और हमने यही देखना है कि अब हमारे पास जो 3 बेसिक कंट्रोल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है और लेबल है। इन 3 कंट्रोल्स के अलावा और कौन कौन से कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी हमने किसी कंट्रोल को पढ़ना है तो हमने 3 चीज़ें उस कंट्रोल के साथ स्टडी करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंट्रोल को हमने कब इस्तेमाल करना है। अगर हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस कंट्रोल का इस्तेमाल कब आएगा हमारे पास। दूसरा, देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमने देखा है कि वो कॉमन होती हैं, लेकिन कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अलावा उस कंट्रोल की अपनी कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तीसरा, कौन कौन से इवेंट्स उस कंट्रोल के साथ अटैच हैं जो कि हम परफॉर्म करवा सकते हैं। और बल्कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हम पढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हर कंट्रोल के साथ 2 चीज़ें अटैच हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरा उसके मेथड्स हैं। तो ये तो हम हर कंट्रोल के पढ़ते ही रहेंगे। और थर्डली हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट इस कंट्रोल के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उन इवेंट्स के अगेंस्ट जब हमने फिर कोड लिखना होगा तो फिर बात फिर घूम के वहीं आ जाएगी कि हमारा जब कोड होगा तो फिर वो हो जाएगा कि हमने मैथ का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, हमने इफ एल्स इस्तेमाल करना है, या हमने लूप का इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम कोड सेक्शन में जाएंगे तो यही हमारे पास 3 चीज़ें घूम के वापस आ जाएंगी। हम इस अपने चैप्टर 14 को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर 14 ही हमारे बेसिक कंट्रोल्स को कवर करता है, और चैप्टर 14 को हम बिफोर मिड भी पढ़ चुके हैं। और जब हमने इसको बिफोर मिड पढ़ा था तो एक तो हमने इसके 3 कंट्रोल्स पढ़े थे, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन मेथड्स हैं जो सारे कंट्रोल्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। यानी एक तो है ना, हर कंट्रोल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कॉमन हैं, यानी वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती हैं, वो बटन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी, वो लेबल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी, वो आगे और कंट्रोल्स पढ़ेंगे उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। तो ये आपके पास जो टेबल 14.11 है, इसमें तमाम कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन मेथड्स मौजूद हैं, और ये हम बिफोर मिड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इनको दोबारा से लाजमी देख लीजिएगा, और आप देखेंगे कि जब भी आप कोई कंट्रोल प्लेस करेंगे फॉर्म के ऊपर और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाके देखेंगे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिल ही रही होंगी, लेकिन हर कंट्रोल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, यानी ये भी हैं और भी हैं। ऑनवर्ड हमने वो जो और उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी है, हम इन कॉमन प्रॉपर्टीज़ की कोई बात आगे नहीं करेंगे।
आपने लाजमी पहले एक दफ़ा इस टेबल जो आपके पास फिगर 14.11 है या टेबल इसको कह लिया आप, बेसिकली मैं तो इसको टेबल कहूँगा लेकिन उन्होंने कैप्शन नीचे फिगर का दिया हुआ है, आपने इस फिगर को लाजमी एक दफ़ा आके देख लेना है कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और कॉमन मेथड्स कौन से हैं। एक और भी चीज़ आपने जहन में रखनी है, प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक अपीयरेंस से है, यानी आपके कंट्रोल कैसा दिखेगा ये आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगी। मेथड वो एक्शन है जो आपका कंट्रोल परफॉर्म कर सकता है, इससे आपके कंट्रोल की अपीयरेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि आपका जो कंट्रोल है उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आएगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उसका कलर क्या होगा, उस कंट्रोल का अपना कलर क्या हो सकता है, उसका बैक कलर क्या हो सकता है, यानी सारी चीज़ें अपीयरेंस से रेलिवेंट है। और मेथड्स में क्या आ रहा है कि क्या आपका कंट्रोल सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड, क्या आपके कंट्रोल स्क्रीन ऊपर फॉर्म के ऊपर शो हो रहा है या वो हाइड हो गया है। यानी ये वो बेसिकली आप यूँ कह लें ये वो एक्शन है जो कंट्रोल परफॉर्म कर सकता है, वो हाइड भी हो सकता है, वो अपने आप को शो भी कर सकता है। तो ये 3 कॉमन मेथड्स हैं, लेकिन इसके अलावा हर कंट्रोल्स के अपने भी मेथड्स हैं जिनको वो परफॉर्म कर सकता है। सो ये चैप्टर नंबर 14.4 के ऊपर जो है ये आपके पास कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ और उनके मेथड्स मौजूद हैं। और इससे पहले हम एक चीज़ और भी देख चुके हैं कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। ज़ाहरी बात है विजुअल प्रोग्रामिंग में इवेंट्स होंगे कंट्रोल के ऊपर जो हमने परफॉर्म करने हैं, और बैकएंड पे जाके या कोड विंडो में जाके उनके इवेंट हैंडलर होंगे जिनके अंदर हमने उन इवेंट्स को हैंडल करना है। और 14.5 के अंदर हमारे पास ये 3 कॉमन कंट्रोल्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने सिंपल डाटा इनपुट करवाना है और आपने आउटपुट दिखानी है तो ज़ाहरी बात है इन 3 कंट्रोल्स के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेबल है जो कि रीड ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है। सो टेक्स्ट बॉक्स को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बटन्स को हम यूज़ करते हैं इवेंट परफॉर्म करने के लिए कि यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो फिर हमने कोई ना कोई हमारा इवेंट परफॉर्म हो जाएगा और हमने बैकएंड पे जाके अपने टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लेनी है और हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक और कंट्रोल भी यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा, और उस कंट्रोल को हम कहते हैं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, या हमने कोई अलर्ट जब देना हो तो हम उस एक अलर्ट मैसेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस खुद भी इस्तेमाल करते होंगे, विंडोज़ एप्लीकेशन जिनको हम कहते हैं, या फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल की होंगी, वेब एप्लीकेशंस। आप देखते होंगे कि सम टाइम आपके सामने एक अलर्ट अपीयर हो जाता है। जैसे कि विंडो के अंदर अक्सर अगर कोई एरर आ जाए आपके पास तो एक अलर्ट बॉक्स आपके सामने आ जाता है कि आपकी विंडो के अंदर या आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर ये इशू हो गया है। तो आप उसको ओके कर देते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं जिससे वो डिसअपियर हो जाता है। सो इसी तरह हमारे पास एक विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे C# के अंदर भी एक कंट्रोल अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं मैसेज बॉक्स। तो यूज़र को कोई भी अलर्ट मैसेज देने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका जिक्र फ़िलहाल यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देख लें, और हम उसको भी बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए। तो मैं उसको आपको डायरेक्टली विजुअल्स जो स्टूडियो है वहीं से जाके दिखा देता हूँ। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का। और अच्छा, ये वो कंट्रोल है जो आपको टूल बॉक्स में से नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये वो कंट्रोल है जो आपको कोड विंडो में मिलेगा। यानी आप ये समझ लें कंट्रोल्स की 2 टाइप्स होती हैं। कुछ कंट्रोल्स आपको टूल बॉक्स में से मिल जाएंगे जो कि आपने यहाँ से पिक कर लिए जब आपको चाहिए होंगे, लेकिन कुछ कंट्रोल्स ऐसे भी हैं जो टूल बॉक्स में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनको कोड में जाके जब भी चाहें तो आप उनको अपीयर करवा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक बटन है और जब इस बटन पे यूज़र क्लिक करेगा तो यूज़र को एक मैसेज शो हो जाएगा। तो ये मेरा बटन आ गया और इस बटन के ऊपर मैंने एक इवेंट जनरेट करवाना है क्लिक का, तो ये क्लिक का इवेंट जनरेट हो गया है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो एक मैसेज बॉक्स का कंट्रोल आ जाए और उसके ऊपर कोई मैसेज लिखा हुआ आ जाए। तो वो मैसेज बॉक्स का कंट्रोल अब आप यहाँ से ले सकते हैं। देखें, ये मैसेज बॉक्स आ गया और
इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बेसिकली इसकी नहीं होगी क्योंकि ये फ्रंट एंड पे है ही नहीं और इसकी अपीयरेंस वहाँ से नहीं सेट होगी। अब अगर हमने इसके अंदर कोई मैसेज शो करवाना है तो इसका एक मेथड है शो का। सो ये एक मेथड है और इसको डबल को ब्रैकेट्स के अंदर और फिर कोट्स के अंदर आपने जो भी मैसेज टाइप कर देंगे आप, तो ये मैसेज आपका स्क्रीन के ऊपर मैसेज बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। तो ये मेरी एक कमांड आ गई है, मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरे पास मेरा फॉर्म आ गया है, उसके ऊपर ये बटन लगा हुआ है, क्लिक किया, देखें ये मेरा मैसेज बॉक्स मेरे सामने आ गया है। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे अलर्ट्स आपके सामने इस तरह शो होते रहते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये भी एक कंट्रोल है, इसको भी हम आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि यूज़र से हमने कोई इनपुट ली है, बटन पे क्लिक किया है और जब बटन पे क्लिक यूज़र ने किया है तो जो आउटपुट है वो मैसेज बॉक्स में शो हो रही है। सो सपोज़ किया कि अगर हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं लूप के साथ और हमने इनपुट ली है टेक्स्ट बॉक्स में और हम चाहते हैं कि यूज़र जब बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट जो है वो मैसेज बॉक्स में शो हो जाए, तो हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी हम आउटपुट के लिए मैसेज बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये कंट्रोल बेसिकली आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैसेज बॉक्स का कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आप कोड में जाके जहाँ पे भी आपने मैसेज शो करवाना है आप इसको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। एक तो आपने इसको लाजमी अपने जहन में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो हमारे बाकी कंट्रोल्स हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 14.6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वाले जो हमारे पास सेक्शंस हैं ये हम बिफोर मिड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 14.6 के अंदर जो पहला हमारा कंट्रोल है वो ग्रुप बॉक्स और पैनल्स हैं। पहली बात यह है कि इस कंट्रोल को हम कब इस्तेमाल करेंगे। इस कंट्रोल का अपना तो बेसिकली कोई मकसद नहीं है, यानी ना ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है ना ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए हम यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि ये बाकी कंट्रोल्स को ग्रुप करने के लिए या कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सपोज़ क्या देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ये मेरा एक कंट्रोल है और फिर मैंने एक और बटन लगा दिया और फिर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, सपोज़ किया, ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब अगर देखें मैंने इन तीनों को अलाइनमेंट करनी है, मैंने इनको कहीं मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, तीनों को अलग-अलग मूव करना पड़ रहा है। यानी तीनों कंट्रोल जो हैं वो अलग-अलग पड़े हुए हैं, तीनों के ऊपर मुझे अलग से साइज़ चेंज करना है इनका या इनको कहीं मूव करना है। तो ये तीनों सेपरेट मुझे इनके ऊपर जो है वो इनको मूव करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इनको एक ही ग्रुप बॉक्स के तौर पे इनको प्रेजेंट करूं और ये तीनों फॉर्म जो तीनों कंट्रोल जो हैं ये एक साथ मूव हो जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको एक ग्रुप बॉक्स के अंदर या फिर एक पैनल के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली इन दोनों का पर्पज़ ये सेम ही है, इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है यूजेज का, कि यूजेज के हवाले से ये डिफरेंट कंट्रोल्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब होगा क्या, अगर हम इनको एक ग्रुप बॉक्स के अंदर रख देंगे, ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा ABCD, ये ग्रुप पड़ा हुआ, ठीक है। अगर मैं इनको एक ग्रुप बॉक्स के अंदर प्लेस कर दूंगा तो मैं जहाँ जहाँ इस ग्रुप बॉक्स को मूव करता रहूँगा तो ये भी इसी के साथ साथ मूव करते रहेंगे। तो मैंने अगर इसको ग्रुप बॉक्स में इस तरह से प्लेस कर दिया, देखें ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इन तीनों को एक साथ मूव करना है मैंने, तो इन तीनों को बार बार, क्योंकि जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं ना तो हमारे फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप बैंकिंग की एप्लीकेशंस देखें या अगर आप किसी स्टोर पे ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो अगर आप उनके फॉर्म्स देखें, उनकी एप्लीकेशंस भी इसी में नॉर्मली बनी हुई होती हैं, तो वो फॉर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, एक फॉर्म के अंदर फिर बहुत सारे सब फॉर्म होते हैं। जैसे ये सपोज़ किया मेरे पास एक फॉर्म के अंदर जो है, लेट से एक फॉर्म मेरा साइनअप का है और एक लॉगिन का है, यानी एक फॉर्म एक ही है लेकिन उसमें एक कंट्रोल का सेट ऐसा है जो साइनअप को रिप्रेजेंट करता है और एक कंट्रोल का सेट ऐसा है जो लॉगिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये कंट्रोल साइनअप के हैं और ये कंट्रोल लॉगिन के हैं, तो उसके लिए भी हम फिर ग्रुप बॉक्स या पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, ये मैं मूव किसको करूँगा,
ये मैं मूव करूँगा ग्रुप बॉक्स को और मेरे तीनों कंट्रोल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली पैनल भी यही काम करता है, वो भी डिफरेंट कंट्रोल्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रुप बॉक्स और पैनल में जो है वो चंद एक प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। ग्रुप बॉक्स के अंदर एक चीज़ जो हमें मिल जाती है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे टैक्स मिल जाता है। ग्रुप बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है टैक्स की। अगर आप इधर प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो में आएँ तो देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ये टैक्स की। अब सपोज़ किया मेरे पास अगर एक ही फॉर्म के अंदर दो डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स के सेट हैं, एक डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन के लिए है, दूसरा डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन के लिए है, और मैंने उनको एक टाइटल असाइन करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरा जो कंट्रोल्स का सेट है ये लॉगिन के लिए है और दूसरा एक साइनअप के लिए होगा। तो देखें ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये लॉगिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और फिर एक और ग्रुप बॉक्स में ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ कंट्रोल प्लेस कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो ग्रुप बॉक्स है ये साइन अप के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब फॉर्म तो एक ही है, लेकिन एक फॉर्म के ऊपर जो है मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रोल्स जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं मैंने उनको प्लेस कर दिया। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके अंदर भी मैं कुछ कंट्रोल्स प्लेस कर दूंगा तो ये साइन अप को रिप्रेजेंट करेंगे और वो लॉगिन को, और इनको मूव करना भी आसान हो जाएगा मेरे लिए। जब आप पैनल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी वहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन आपके पास नहीं आती है। वो सिर्फ, यानी मैं पैनल भी आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ यहाँ से। ये पैनल है। अब ये देखें जब पैनल को प्लेस किया है तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ पे। यानी ये ग्रुप कंट्रोल को कंबाइन तो कर लेगा लेकिन उसको कोई टेक्स्ट असाइन नहीं करेगा। तो एक डिफरेंस तो ये है। जो सेकंड डिफरेंस है वो है स्क्रॉल बार का। जब आप पैनल यूज़ करेंगे तो आपको स्क्रॉल बार की ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन ग्रुप बॉक्स में स्क्रॉल बार की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। स्क्रॉल बार होता क्या है, ये स्क्रॉल बार है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी अगर कंट्रोल ज़्यादा हो जाए या आपके पास जो है वो एरिया कम है लेकिन ऊपर ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर स्क्रॉल बार आ जाता है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट कंट्रोल्स को देख सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो ये ऑप्शन ग्रुप बॉक्स में मौजूद नहीं है लेकिन पैनल में मौजूद है। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। सो देखें ये रन हो गया। अब पैनल का बॉर्डर भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर लेट से नहीं सॉरी मैंने उसको उस प्रॉपर्टी को पहले हमें इनेबल भी करना पड़ता है। तो हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है पैनल की ऑटो स्क्रॉल की। बाकी प्रॉपर्टीज़ देखें कॉमन प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। सो इस ऑटो प्रॉपर्टी को हम ट्रू कर देते हैं और पैनल में एक और प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाती है बॉर्डर की, जो कि ग्रुप बॉक्स में नहीं है। सो बॉर्डर को मैं लेट से 3D कर देता हूँ। अच्छा अब हम इसको, बल्कि 3D तो नज़र नहीं आएगा शायद, इस तरह से हम इसको लाइन ही लगा देते हैं। बॉर्डर जो है हम वो फिक्स सिंगल लाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह का। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी अगर हमने स्क्रॉल बार यहाँ पे प्लेस करना है। पैनल को सिलेक्ट किया हमने और इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑटो स्क्रॉल की। ऑटो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, अच्छा हमने कंट्रोल प्लेस ही नहीं किया तो वो उसको स्क्रॉल बार क्या लगाएगा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर कंट्रोल प्लेस किए होते और ये अगर ऑटो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी आप ट्रू कर देंगे तो जैसे जैसे आपके पास आपके कंट्रोल ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरह का एक स्क्रॉल बार जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो ग्रुप बॉक्स को इस्तेमाल कर लें, चाहें तो आप पैनल को इस्तेमाल कर लें जब भी आपने डिफरेंट कंट्रोल्स को कंबाइन करना है। तो ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ लिखी भी हुई हैं। ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी कंट्रोल्स की है जो कि तमाम सेट ऑफ कंट्रोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो ग्रुप बॉक्स के अंदर आपने प्लेस किए होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की है, मैंने आपको अभी इस्तेमाल करके दिखाई है। पैनल में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। एक प्रॉपर्टी ऑटो स्क्रॉल की आ जाती है जिसको अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होती है लेकिन फॉल्स होती है, लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो जो स्क्रॉल बार है वो आ जाएगा अगर आपके कंट्रोल ज़्यादा होंगे तो। एरिया कम है, कंट्रोल ज़्यादा है। एक प्रॉपर्टी इसमें आपको बॉर्डर स्टाइल की भी मिल जाती है कि आपने बॉर्डर लगाना है या फिर आपने इसको नहीं लगाना है। तो दो तरह के बॉर्डर्स होते हैं, एक आपका फिक्स 3D होता है, वो 3D शेप में बना देता है उसको पैनल को, और एक के अंदर आपके पास वो बॉर्डर लाइन्स में लग के आ जाता है। इसकी भी एक प्रॉपर्टी कंट्रोल्स की है
जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से कंट्रोल्स जो हैं वो उस पैनल के अंदर आपने रखे हुए हैं। ये नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें डिफरेंट बटन्स को एक पैनल के अंदर रख के दिखाया हुआ है। और फिर ये देखें, ये इसने नीचे देखा, आपको ये भी बताया कि अगर आप स्क्रॉल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं पैनल के साथ तो वो क्या रोल प्ले करती है अपना, वो स्क्रॉल अटैच करके साथ दिखाया भी हुआ है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट बटन्स को जो है वो एक ग्रुप बॉक्स के अंदर और पैनल के अंदर जो है वो उन्होंने स्टोर कर दिया है और फिर बटन क्लिक के डिफरेंट इवेंट परफॉर्म करके दिखाए हुए हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, आप इसको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और इसमें वो लेबल का टेक्स्ट जो है वो उसको बार बार चेंज कर रहे हैं कि आप जो है वो हाई वाला बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर आप कोई और लेफ़्ट वाला बटन प्रेस कर रहे हैं, तो सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट दो कंट्रोल्स हैं वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स हैं। इन कंट्रोल्स का इस्तेमाल हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कॉमन कंट्रोल्स हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनका इस्तेमाल किया जाता है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स होते क्या हैं, पहले हम इनको फिज़िकली देख लेते हैं, फिर हम इनके यूजेज भी देख लेंगे क्या यूजेज है। लेट्स से मेरे पास अगर मैंने चेक बॉक्स प्लेस करना है तो ये चेक बॉक्स है, तो ये देखें ये चेक बॉक्स है। शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा जब आपने हो सकता है IUB का साइन अप का फॉर्म इस्तेमाल किया हो या फिर आपने और कोई साइन अप या लॉगिन के फॉर्म इस्तेमाल किए हों। अक्सर अगर आपने यूज़र से कुछ चॉइस लेनी होती है फॉर्म के ऊपर से तो आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो चेक बॉक्स जब आपने प्लेस किया तो आपको दो चीज़ें मिली हैं। एक आपको बॉक्स मिला है जिसके अंदर जिसको आप टिक या अनटिक कर सकते हैं और एक साथ टेक्स्ट मिला है। जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेट्स से मैं इसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी हम यूज़र से एजुकेशन इनपुट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहली बात यह है कि इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखें यहाँ पे वो लिखा हुआ आ रहा है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। और ये काम क्या करते हैं, ये चेक हो सकता है, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया और ये अनचेक हो गया। ठीक हो गया, यानी आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि चेक बॉक्सेस क्या हैं। सो जब यूज़र से हमने ट्रू या फॉल्स में कुछ चीज़ें इनपुट करवानी होती है तो वहाँ पे हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और चेक बॉक्सेस के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक बॉक्स मिलता है जिसको अनटिक या टिक करेंगे आप, और एक आपको उसके साथ लिखा हुआ टेक्स्ट मिलता है। सो टेक्स्ट उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह रेडियो बटन भी सेम ही है। रेडियो बटन में होता यह है कि शेप जो है वो राउंड होती है, चेक बॉक्सेस में शेप जो है वो नॉर्मली स्क्वायर आ रही होती है। अच्छा, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में हम दोनों में जो यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं वो होती तो चॉइस ही है, यानी यूज़र से हमने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने देखना है कि यूज़र ने उनको सेलेक्ट किया या फिर नहीं किया। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम चेक बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चेक बॉक्सेस में हमने यूज़र को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और वो बहुत सारे ऑप्शंस में से चंद एक ऑप्शंस को टिक कर सकता है, सारे ऑप्शंस भी टिक कर सकता है। यानी सपोज किया हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हमने यूज़र की हॉबीज़ उससे पूछी हुई हैं। तो यूज़र की हॉबीज़ में हमने यूज़र को ऑप्शन दिए हुए हैं रीडिंग, स्विमिंग, क्रिकेट या वेब सर्फिंग। तो एक यूज़र की बहुत सारी हॉबीज़ अगर हो सकती हैं तो वो बहुत सारे चेक बॉक्सेस को है वो टिक कर सकता है। लेकिन रेडियो बटन को हम तब इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली जब हम यूज़र से हम ऐसी चॉइस ले रहे हैं जो कि मोर देन वन नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप यूज़र से जेंडर की चॉइस ले रहे हैं कि जेंडर मेल है या फीमेल है, तो अब या वो मेल को सिलेक्ट करेगा या फीमेल को सिलेक्ट करेगा। और अगर मेल को सिलेक्ट कर रहा है तो फीमेल सेलेक्ट नहीं हो सकता। अगर उसने फीमेल को सिलेक्ट कर लिया तो मेल खुद ब खुद अनसेलेक्ट हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। तो अगर आप यूज़र से कुछ इस तरह की इनपुट ले रहे हैं जिसमें यूज़र तमाम इनपुट्स में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है, बाकी अगर वो सिलेक्ट भी करना चाहेगा तो वो पिछले वाला डीसिलेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो बटन का भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। सपोज़ किया ये मेरा साइन अप का जो एक
बॉक्स है, मैं इसके अंदर रेडियो बटन प्लेस कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास रेडियो बटन आ गए। तो ये मैं एक रेडियो बटन मैंने ये लगा दिया और एक रेडियो बटन मैंने ये लगा दिया। इनकी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, तो लेट से मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ मेल, और इसको मैंने कर दिया फीमेल। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा देखें, ये चेक बॉक्स है, ये एजुकेशन है, ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी ना सिलेक्ट करें आप। लेकिन इसमें क्या होगा, ये मेल सेलेक्ट किया, ये फीमेल सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो मेल जो है वो क्या हो गया है, वो अनचेक हो गया है। मेल सेलेक्ट किया, फीमेल क्या हो गया, वो अनचेक हो गया है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो यही है। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप जितने भी रेडियो बटन लगाते जाएंगे वो सारे आपस में जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो गए हैं कि इनको मैंने किस में प्लेस किया है, एक ग्रुप बॉक्स में प्लेस किया है। अगर एक और रेडियो बटन सपोज किया मैं प्लेस करता हूँ, लेकिन मैं उसको ग्रुप बॉक्स में प्लेस नहीं करता, तो इनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फिर, यानी वो सेपरेटली सिलेक्ट या डिससिलेक्ट हो सकता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि अगर आप रेडियो बटन के ऊपर इस तरह की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं, देखेंगे एक रेडियो बटन ने यहाँ अप्लाई कर दिया, स्टोर रख दिया। अब ये ग्रुप बॉक्स से बाहर है, तो ये ग्रुप बॉक्स के अंदर है, तो उम्मीद है कि उन रेडियो बटन्स का इन रेडियो बटन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं बन पाएगा। ये रेडियो बटन है, ये भी रेडियो बटन है, अब इनका आपस में एक ताल्लुक बन गया है। ठीक हो गया। तो वो जो ग्रुप बॉक्स में है उनका आपस में एक, ठीक है। देखें वो रेडियो बटन 3, 4 जो है वो इसके साथ आपस में अटैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है। अगर आपको बहुत सारे रेडियो बटन चाहिए तो आप हर रेडियो बटन को ग्रुप करने के लिए एक ग्रुप बॉक्स या पैनल का इस्तेमाल जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अलग-अलग, वो हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस की है, और नॉर्मली चेक बॉक्स की अपीयरेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस एक बटन में भी कन्वर्ट हो जाती है, और वो बटन जो है वो सिलेक्ट है या नहीं है वो इस तरह को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें वो फिर उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से वो एक बॉक्स बन के हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चेकड की, यानी हमें कोड विंडो में कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेक बॉक्स सेलेक्ट हुआ है और कौन सा चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें कोड विंडो में बताएगी। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में से जब टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स की डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताती है कि कौन सा टेक्स्ट उसके अंदर लिखा गया है। इसी तरह चाहे हमारे पास रेडियो बटन है या चाहे हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, इन दोनों की यही प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है चेक्ड। ये सिर्फ हमें बताएगी कि ये हमारा जो कौन सा रेडियो बटन या कौन सा चेक बॉक्स हमारा चेक हुआ है। कैसे इस्तेमाल करना है देख लेते हैं अभी। सपोज किया मैंने ये देखना है कि यूज़र की जो एजुकेशन है उसमें यूज़र, लेट से मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो मेल इनपुट दिया है या फिर फीमेल इनपुट दिया है, यानी क्या मेल का रेडियो बटन चेक हुआ है या फीमेल का रेडियो बटन चेक हुआ है। तो अब हम इसको कैसे कोड विंडो में इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। हम एक बटन लगा लेते हैं, और इस बटन का मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ चेक जेंडर के नाम से। ठीक है, यानी हमने जेंडर को चेक करना है। और मैं चाहता हूं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो हम ये चेक करें कि क्या यूज़र ने मेल सेलेक्ट किया हुआ था या फीमेल सेलेक्ट किया हुआ था। पहले हमें ये देखना है कि इस रेडियो बटन का नाम क्या है। इस रेडियो बटन का नाम है रेडियो बटन 1। ठीक है, मैं लेट से इस रेडियो बटन का नाम चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसको चलें रेडियो बटन 1 ही रहने देते हैं। और दूसरे रेडियो बटन का नाम है रेडियो बटन 2। आपको पता है कि जब आप कोड विंडो में जाएंगे तो ये जितने भी कंट्रोल आपने यहाँ प्लेस किए हुए हैं, हर कंट्रोल को आपने एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपने उसका नेम इस्तेमाल करना है। इस ऑब्जेक्ट का, इस कंट्रोल का नाम क्या है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये रेडियो बटन 1 है, ये रेडियो बटन 2 है। आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज किया आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसको कहता हूँ रेडियो बटन 1 नहीं बल्कि रेडियो बटन मेल, कि रेडियो बटन मेल है ये, और ये रेडियो बटन 2 नहीं है बल्कि इसका नाम है रेडियो बटन फीमेल। ठीक है, यानी कोड विंडो में जाएंगे तो अब आप इसको रेडियो बटन फीमेल के नाम से जानेंगे। अब हम कोड विंडो में जाते हैं। ये इस बटन पे हमने क्लिक किया
तो इस बटन का एक इवेंट हमारे पास जनरेट हो गया है। अब यहाँ हमने देखना है कि यूज़र ने कौन सा रेडियो बटन प्रेस किया हुआ था। तो रेडियो बटन की कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चेक्ड। इसकी वैल्यू आपको या ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। ट्रू कब मिलेगी, जब वो सिलेक्ट होगा। फॉल्स कब मिलेगी, जब वो नहीं सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक कंडीशन बना सकते हैं। लेट्स से इफ़ रेडियो बटन फीमेल प्रॉपर्टी को अगर आपने कोड विंडो में एक्सेस करना है तो आप डॉट ऑपरेटर के साथ करेंगे, यानी फुल स्टॉप आपने दबाना है। किसी भी कंट्रोल की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ या मेथड को कोड विंडो में एक्सेस करना है तो आप उसको फुल स्टॉप, जिसे हम मेंबर, जिसे डॉट भी कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के साथ कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाती है। तो इस वक्त मैंने जो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है वो प्रॉपर्टी है चेक्ड की। ठीक हो गया, और इसको ब्रैकेट में रख दिया। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर या ट्रू आएगा या फिर हमारे पास फॉल्स आएगा। ऐसे ही है ना, यानी अगर वो चेक्ड होगा तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा इफ़ का, और अगर वो अनचेक्ड होगा तो आंसर उसका फॉल्स हो जाएगा। और मैसेज देने के लिए मैं मैसेज बॉक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैसेज में हम दिखा देते हैं कि यूज़र जो है उसने कौन सा चेक बॉक्स क्लिक किया हुआ है, फीमेल वाला। इसी तरह अगर हम इफ़ रेडियो बटन, हमारे पास दूसरा कौन सा था, मेल, रेडियो बटन मेल डॉट चेक्ड। ठीक हो गया। सो इस प्रॉपर्टी का आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। सो मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये मैंने इसको मेल कर दिया। ठीक है, अब ये हम क्या देख रहे हैं कि हमने कोड विंडो में कैसे इस्तेमाल करना है। तो कोड विंडो में चूंकि यहाँ से कोई डाटा तो नहीं आएगा, या तो ये चेक्ड या अनचेक्ड होगा, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड को रन किया, सपोज किया कोई भी चेक नहीं है। ठीक है, देखें बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी चेक नहीं है। अब क्या सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, फीमेल, चेक किया, देखें क्या मैसेज आ गया, फीमेल। ठीक है, इसी तरह इसको चेक किया, क्या मैसेज आ गया, मेल आ गया। ठीक है, अच्छा सिर्फ हम ये नहीं कि हम जो है वो चेक्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी भी हमें पता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ना, तो हम इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज दिखाने के लिए। तो सपोज किया ये रेडियो बटन डॉट मेल, तो इसका जो भी टेक्स्ट है वो दिखा दो। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, मेल का। ठीक है, तो देखें वो मेल ही आ रहा है, जो टेक्स्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है वही टेक्स्ट फैच होके आ रहा है। तो यानी हम कोई भी प्रॉपर्टी कोड विंडो में जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से टेक्स्ट दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने खुद टेक्स्ट लिख के वो टेक्स्ट दिखा दिया। सॉरी, ये मैंने फीमेल का लिखा हुआ था, बल्कि आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज किया मैं इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ, और मैं ये सारा ही कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है वही टेक्स्ट मेरा अपीयर हो जाए। तो मैंने पहले ही कोड विंडो में इसका कोड किया हुआ है। तो देखें ये फीमेल को सिलेक्ट किया, मेरे पीछे कोड में कुछ गड़बड़ है, दोबारा चेक करता हूँ मैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे मेल डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे असल में आना है फीमेल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फीमेल चेक, ये देखें सारा कैपिटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो इस प्रॉपर्टी में से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक अपीयरेंस की प्रॉपर्टी है, चेक की प्रॉपर्टी है, और एक चेक स्टेट की भी प्रॉपर्टी है। स्टेट में 3 स्टेट्स आ जाती हैं, चेक्ड है, अनचेक्ड है और इनडिटर्मिनेट है। यानी जब तीनों में आप श्योर नहीं है कि चेक है या अनचेक है, तो फिर वो इनडिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके इवेंट्स भी हैं। इसके इवेंट्स क्या हैं कि जब आपने चेक को चेंज किया जैसे ही आपने, तो उसका भी आप एक इवेंट जनरेट कर सकते हैं, या जब आपने चेक स्टेट को चेंज किया तो उसका भी इवेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेक स्टेट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चेक्ड है और चेक चेंज है। अब चेक चेंज से क्या मुराद है, देखें मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, या फिर जब मैंने मेल को चेक कर रहा हूँ या फीमेल को मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अभी कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो इवेंट कौन सा जनरेट होता है, बटन क्लिक का। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, बटन क्लिक का इवेंट नहीं जनरेट हो, बल्कि जब हम चेक बॉक्स में से जैसे ही चेक को हम सिलेक्ट या डिसलेक्ट करते हैं फ़ौरन उसका इवेंट जनरेट हो जाए। तो आप इसका भी इवेंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज किया मैं चाहता हूँ यूज़र जैसे ही मैट्रिक के ऊपर क्लिक करे ना, पीछे कोई कोड एग्जीक्यूट कर जाए। तो अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका इवेंट जनरेट करना है। अच्छा, अब इवेंट जनरेट करने के लिए हम इस इवेंट की विंडो में आएंगे। तो ये देखें, ये इवेंट है चेक चेंज का। आप इस पर डबल क्लिक करें, ये इवेंट जनरेट हो गया। इवेंट चेक कंट्रोल का नाम क्या है, चेक बॉक्स 1। इवेंट का नाम क्या है, चेक चेंज्ड। यानी आपने अगर वो सिलेक्ट था तो आपने इसको डीसेलेक्ट किया है, अगर वो डीसेलेक्ट था तो आपने इसको सिलेक्ट किया है। अब अगर हम देखें कि हुआ क्या है, या अगर हम इसके अगेंस्ट कोई भी कोड करना चाहें तो हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम सिर्फ इतना देख कर लेते हैं कि हम उसका स्टेटस शो करवा देते हैं कि असल में चेक बॉक्स के साथ हुआ क्या है। चेक बॉक्स 1 डॉट चेक स्टेट, ठीक है, कि हमारे चेक बॉक्स की करंट स्टेट जो है वो क्या है। अब इसका मतलब ये है जब भी मैं चेक बॉक्स 1 को सिलेक्ट या डीसेलेक्ट करूंगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आपने यहाँ कोई मैसेज शो करवाना है, मैसेज कोई और शो करवा लें आप। अच्छा, ये असल में वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, लेकिन हमने इसको किसी और फॉर्मेट में वैल्यू दे दी है, ये स्ट्रिंग में नहीं है। अच्छा चले हम यहाँ पे कोई और मैसेज दे देते हैं। हम कहते हैं स्टेट ऑफ चेक बॉक्स इज चेंज। हमने देखना तो ये है ना कि ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा, ठीक है। अब देखें, मैट्रिक को सिलेक्ट किया, कोड एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है, स्टेट ऑफ चेक बॉक्स इज चेंज। मैट्रिक 1 चेक किया, दोबारा कोड एग्जीक्यूट कर गया। यानी अब कोड बटन क्लिक पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि जैसे ही हम चेक बॉक्स को उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं या उसको चेक या अनचेक कर रहे हैं तो कोड हमारा फ़ौरन एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, यही आप रेडियो बटन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इवेंट से क्या मुराद है, ये आपने जहन में रखना है कि एक्शन परफॉर्म होते ही आपने कोड इवेंट या इवेंट हैंडलर, जो वो हमारा कॉन्सेप्ट पहले बटन के ऊपर था, वो बाकी कंट्रोल्स के ऊपर में भी किसी तरह से अप्लाई हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके इवेंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर जो है वो इस चेक बॉक्सेस को वो टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आपने लेबल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और अब आपने उसको बोल्ड या इटैलिक करना है। तो वो बोल्ड या इटैलिक कैसे करेंगे आप, उसका तरीका दिया हुआ है। तो जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे आप तो बोल्ड का इवेंट जनरेट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट कुछ कोड किया हुआ है, तो वो कोड जो ये है वो कि आपने लेबल का फॉन्ट कैसे चेंज करना है। हमने वैसे इस कोड को अभी तक स्टडी नहीं किया कि हम बैकएंड पे जाके फॉन्ट स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लाजमी इस एग्जांपल को एक दफ़ा देख लीजिएगा और इससे आपको दो चीज़ें अंदाज़ा हो जाएंगी। एक तो आपने चेक बॉक्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है, दूसरा ये है कि आप फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के कोड विंडो में जाके आप लेबल के और अपने किसी भी प्रॉपर्टी के जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह रेडियो बटन ये भी हम देख चुके हैं। नॉर्मली इसमें दो स्टेट्स होती हैं, सेलेक्ट और डीसेलेक्ट की, और ये आपस में एक तरह से वो एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं कि एक प्रॉपर्टी अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो वो दूसरा खुद ब खुद जो है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसका भी सेम वही इवेंट है। देखें, चेक चेंज का इसका भी इवेंट है जैसे हमने अभी उसका चेक बॉक्स का देखा है। इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा जिससे आपको कोड की समझ आ जाएगी कि कोड में आप इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ देखें कहीं इफ एल्स इस्तेमाल हो रहा है, कहीं स्विच केसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपकी इसकी भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो पिक्चर बॉक्स का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने फॉर्म के ऊपर कोई पिक्चर लगानी है तो आप वो डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं
लेट्स से अगर आप साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं, यूज़र की पिक्चर लेनी है, या अगर आप एक प्रोडक्ट का इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं, आप एक स्टोर का इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपने उनकी सेल परचेज को मेंटेन करना है और आपने हर प्रोडक्ट की पिक्चर भी अपलोड करनी है, तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आप जो है वो पिक्चर बॉक्स का कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंट्रोल आपको कंट्रोल बॉक्स में ही मिल जाएगा, और इस कंट्रोल बॉक्स समटाइम लोग जो हैं वो अपने फॉर्म्स के ऊपर अपनी कंपनीज के लोगो लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पर्पज़ इसका यही है कि आपने कोई पिक्चर प्लेस करनी है। तो ये पिक्चर बॉक्स का कंट्रोल है, इसको आपने, मैं स्पेस ख़त्म हो रही है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास पिक्चर बॉक्स लग गया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ इसके इवेंट्स होंगे जिनको इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको दी हुई है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इमेज की। इस इमेज प्रॉपर्टी के ज़रिए आप इस पिक्चर बॉक्स में कोई भी इमेज जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो सपोज किया ये मेरा पिक्चर बॉक्स है, तो पहले मैंने यहाँ से अगर इवेंट सेलेक्ट किए हुए थे तो अब मैंने यहाँ से आना है और मैंने प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करना है। तो प्रॉपर्टीज़ में देखें ये इमेज की प्रॉपर्टी है, इसके आगे 3 डॉट्स लगे हुए हैं और अभी इसमें नन लिखा हुआ है, यानी अभी हमने कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन होगा। सो इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। सो लिहाजा मेरे पास अब बस अभी ये डायग्राम बनी हुई है तो मैं इसको ही प्लेस कर लेता हूँ, लेकिन अब ये सारी वाइट होके आ रही है क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ी है, उसका जो वाइट एरिया है ये उसको सिलेक्ट करके लेके आ गया है। अच्छा, तो इस इमेज प्रॉपर्टी के ज़रिए आप किसी भी इमेज को लोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है साइज़ मोड। तो साइज़ मोड के अंदर आप इसका साइज़ नॉर्मल करना है, आपने इसको स्ट्रेच करना है, आपने इसको या सेंटर इमेज में कन्वर्ट करना है, तो बल्कि अब इस साइज़ मोड के ज़रिए हम इसका साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। सो ये मैंने पिक्चर लगा दी है और साइज़ मोड ये अभी नॉर्मल है। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ सेंटर इमेज। ठीक है, या मैंने इसको कर दिया, अब वो मेरे पास इमेज टोटली वाइट में है तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ऑटो साइज़ में देखिए इमेज वो मेरे इमेज के साइज़ के बराबर ही उसने अपना साइज़ चेंज किया है और ये पूरे फॉर्म के ऊपर जो है वो फैल गया है। ठीक हो गया। आप जब एक प्रॉपर इमेज प्लेस करेंगे अपना प्रॉपर डायमेंशन के साथ तो उसके साथ ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। मैं इसको फ़िलहाल वापस नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इस प्रॉपर्टी के ज़रिए इस कंट्रोल के ज़रिए आप अपने फॉर्म पे के ऊपर कहीं पे भी कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं। इसका एक इवेंट भी है जो क्लिक का इवेंट है, यानी जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कोड आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड विंडो आ जाएगी आपके पास और आप यहाँ पे कोई भी कोड लिख के इस कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जब यूज़र लेट्स से आपने यूज़र से इमेज अपलोड करवानी है, जब वो पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेगा तो आप पिक्चर अपलोड कैसे करवानी है उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और ये कोड हम देख भी लेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, हमने पहले से पिक्चर नहीं वहाँ पे लगानी, जब प्रोग्राम रन होगा यूज़र पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेगा तो फिर हमने यूज़र से पिक्चर अपलोड करवानी है तो उसका कोड हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, एक कंट्रोल और है, हम उस कंट्रोल को पढ़ लेते हैं। लास्ट कंट्रोल है हमारा आज के लेक्चर का ये, और उस कंट्रोल का नाम है टूल टिप कंट्रोल। अच्छा, अब ये टूल टिप कंट्रोल बेसिकली ना ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है ना ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। टूल टिप का जो काम है मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे देखें, सपोज किया मैं ना इस आइकॉन के ऊपर ये लेके जा रहा हूँ माउस अपना, तो मेरे पास ना नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन अपेयर हो गई है कि ये एक रेक्टेंगल है और ये क्या काम करेगी। या मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लेके गया माउस तो ये बता रहा है कि ये टाइपराइटर है, ऐड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। या मैंने इस आइकॉन के ऊपर लेके गया
और ये मेरे पास एक स्टैम्प बता रहा है कि ये स्टैम्प है और ये क्या काम करती है। ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं टूल टिप इन्फॉर्मेशन। यानी जब हम, अगर लेट से ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र यहाँ के ऊपर माउस लेके जाए बटन 1 के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ यूज़र को हेल्पिंग टेक्स्ट जो है वो अपेयर हो जाए। तो इस हेल्पिंग टेक्स्ट के लिए हम जो कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल हमारा टूल टिप है। अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। सो ये मेरे पास देखें, यहाँ पे ये टूल टिप की जो है वो टूल टिप का कंट्रोल मेरे पास आ गया है और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो हमारे पास ये एक नीचे अलग ट्रे बन जाएगी और इस ट्रे के अंदर जाके ये प्लेस हो जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे फॉर्म के ऊपर जाके रेंडर नहीं होगी, बल्कि ये कहाँ पे रेंडर होगी, ये नीचे हमारी वो डिज़ाइन वाली विंडो में एक नीचे और ट्रे बन जाएगी और इसके ऊपर जाके ये अपेयर हो जाएगी हमारे पास ना। अब हमने इस टूल टिप की, अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी ये प्रॉपर्टीज कुछ आ रही हैं, जैसे ऑटोमेटिक डिले। ये बताता है कि जब हमारा कर्सर जो है वो किसी कंट्रोल के ऊपर जाएगा तो कितना टाइम में डिले आएगा। पॉप डिले, ये टाइम सारा मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा होगा, 5000 यानी ये मिली सेकेंड्स का टाइम हो सकता है कुछ, जो इतनी बड़ी वैल्यूज इस्तेमाल की गई हैं। सो ऑटो पॉप डिले ये बताएगा कि इस टूल टिप को जब किसी भी कंट्रोल के ऊपर जब आप माउस लेके जाएंगे तो कितनी देर आपका वो मैसेज जो है वहाँ पे वो अपेयर होगा। सो डिले से मुराद है कितनी देर के बाद डिले होगा, ऑटोमेटिक डिले, और ऑटो पॉप डिले से मुराद है कितनी देर के बाद वो जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इस टूल टिप को किसी न किसी कंट्रोल के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। सो लेट्स से हम चाहते हैं कि जब हम बटन 1 के ऊपर क्लिक करें तो बटन 1 के ऊपर क्लिक करने से हमें कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपेयर हो जाए। ठीक हो गया। सो ये बटन 1 को मैंने सेलेक्ट किया और आप देखें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, टूल टिप ऑन टूल टिप 1। अच्छा, वैसे इस टूल टिप का हम कोई भी नाम रख सकते थे, लेकिन अब इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टूल टिप 1 है, तो लिहाजा वो यहाँ पे टूल टिप 1 ही कह रहा है। अब आपने इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो रेंडर करवानी है, आप वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ दिस बटन इज़ फॉर क्लिक। ठीक हो गया। इसी तरह अगर बटन 2 के ऊपर हमने कुछ टूल टिप इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम इसके लिए भी यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, लाइक दिस इज सेकंड बटन। और जब हम अपने कोड को रन करेंगे, ठीक, अब देखें, अब वो टेक्स्ट आ रहा है, दिस बटन इज फॉर क्लिक और दिस इज सेकंड बटन। अच्छा, टूल टिप आपको हर कंट्रोल के लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक टूल टिप सारे कंट्रोल्स के ऊपर काम करेगी। ठीक है, यानी जैसे ही आपने टूल टिप को यहाँ पे प्लेस किया है, लेट्स मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं हेल्पिंग टूल टिप। ठीक है, और ये हमारे जो है वो तमाम कंट्रोल्स के ऊपर अब ये काम करेगी। लेकिन हमने करना क्या है, जिस कंट्रोल के ऊपर टूल टिप अप्लाई करनी है उस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, टूल टिप ऑन हेल्पिंग टूल टिप, वो जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है। ठीक है, और अब ये जिस भी पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी यूज़र को आप गाइड करना चाहते हैं, आपने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में राइट कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए वो आ गया हमारे पास। अब ये डिले का टाइम मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा तो ये उतना ही टाइम लेगा अपेयर होने में, जब हम माउस का कर्सर जो है वो उस कंट्रोल के ऊपर लेके आते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, एक और भी पढ़ लेते हैं, वो है न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल। अच्छा, न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल जो है ये भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें और टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरह का आप डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिक अप डाउन है इसमें आप पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करेंगे। और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर खुद से नहीं करना चाहते तो आप यूज़र को अप एंड डाउन का ऑप्शन दे देते हैं। यूज़र अप करेगा तो वैल्यू खुद ब खुद उसमें इंक्रीज़ होती जाएगी, और डाउन करेगा तो खुद ब खुद वैल्यू उसके अंदर डिक्रीज़ होती जाएगी। कुछ इस तरह से हम एक यूज़ करके देख लेते हैं। सपोज क्या ये मेरा फॉर्म है,
तो हमने यहाँ पे ढूंढना है कि न्यूमेरिक अप डाउन हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये न्यूमेरिक अप डाउन पड़ा हुआ है। सो लेट्स से ये कंट्रोल मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। देखें ये नज़र टेक्स्ट बॉक्स की तरह आ रहा है, लेकिन इसमें एक अप और डाउन का ऑप्शन भी मौजूद है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें लॉगिन टेक्स्ट बॉक्स है, आप कुछ भी एंटर कर लें, लेकिन न्यूमेरिक अप डाउन में आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो एंटर ही नहीं होगा। हाँ, अगर आप नंबर्स एंटर करेंगे तो नंबर्स आपको वो अलाउ करेगा, और अगर आप अप क्लिक करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी और डाउन क्लिक करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी यूज़र डायरेक्टली यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो कर सकता है। तो लेट्स से अगर आपने यूज़र से एज इनपुट करवानी है या यूज़र से आपने नंबर ही इनपुट करवाना है, आपने कोई और डाटा इनपुट नहीं करवाना, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप वो नंबर ही एंटर करेगा, तो आप उसके लिए न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी इसकी डेसिमल प्लेस की है, जो कि ये डिफाइन करता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक जो है वैल्यू वहाँ देखना चाहते हैं। यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज़ आएगी, वहाँ पे 3 डेसिमल वैल्यूज़ आएगी, आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। इंक्रीमेंट की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट 1 का होता है, अगर आप कोई और वैल्यू सेट कर लेंगे तो वो वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है आप पे क्लिक करने से वो वैल्यू उसी हिसाब से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यूमेरिक अप डाउन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है। 100 से ऊपर आप जितना मर्जी क्लिक करते जाएंगे वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 सेट की हुई है। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू 100 से बढ़ा देंगे, 1000 सेट कर देंगे, तो वो 1000 तक जाएगा। यानी लेट्स अगर आपने यूज़र की एज इनपुट करवानी है और आपको पता है कि एज मैक्सिमम जो है वो 70, 70 या 80 की रेंज से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आप मैक्सिमम वैल्यू 80 सेट कर सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि वो 1 नहीं हो सकती सपोज किया, तो आप मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 सेट कर सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो वैल्यू चेंज का है, कि जैसी वैल्यू चेंज होती है आप उसके अगेंस्ट एक इवेंट हैंडलर लगाना चाहते हैं और उसमें कोई कोड करना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। ये देखें, उसने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है। तो अगर आप ईयर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा करते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है। मैथमेटिकल ऑपरेटर और लूप को इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। सो यहाँ तक हमारे सारे बेसिक कंट्रोल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो बेसिक कंट्रोल्स अगर आप एक फॉर्म के देखें तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, लेबल है, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं आपको आने चाहिए, कौन से इवेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। आपको कंट्रोल और ग्रुप और पैनल, ग्रुप बॉक्स और पैनल्स दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से उनके इवेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उनका आइडिया होना चाहिए। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोड के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पिक्चर बॉक्स का आपको पता होना चाहिए, टूल टिप आपको पता होना चाहिए और न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हमारे 2 और सब टॉपिक अभी रहते हैं और वो है माउस इवेंट हैंडलिंग और कीबोर्ड इवेंट हैंडलिंग। सो अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो कंट्रोल के ऊपर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपका इवेंट होता तो अक्कर तो कंट्रोल के ऊपर ही होता है, लेकिन आप या तो उनको जनरेट करवा रहे हैं माउस के साथ या उनको आप जनरेट करवा रहे हैं कीबोर्ड के साथ। यानी आपने माउस से किसी जगह पे क्लिक किया असल में, या फिर आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया होगा आपने, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि यूज़र और तो कोई तरीका नहीं है कि यूज़र किसी और तरह से इंटरेक्ट करता है। यूज़र या कीबोर्ड यूज़ कर रहा होता है या माउस कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि वो किसी न किसी कंट्रोल के ऊपर ही जाके इसको प्लेस कर रहा होता है। तो माउस में अभी तक हम सिंपल देख रहे हैं कि क्लिक का इवेंट चल रहा है, लेकिन देखें माउस में 2 तरह की कीज़ होती हैं, लेफ़्ट की होती है, राइट की होती है, स्क्रॉल का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, और माउस के ज़रिए आप सिंगल क्लिक, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इनके भी इवेंट्स जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको
केयरफुली पढ़िएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उन एग्जांपल्स को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर हो सके तो आप जाके डिफरेंट, मैंने ये कुछ ऐसे एग्जांपल दी है विंडो फॉर्म सी शॉप की कुछ कंट्रोल्स की। देखें, ये कुछ कंट्रोल्स की एग्जांपल्स आपको ऐसे इमेज पिक्चर्स में मिल जाएंगी आपको ना, कि जैसे साइन अप का फॉर्म होता है, लॉगिन का फॉर्म होता है। अगर आप ये देखें, ये कितना एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं और तमाम बटन्स को प्लेस किया गया है उसके ऊपर, और डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस को और सर्च बॉक्सेस को वहाँ पे प्लेस किया गया है। तो आप कुछ इस तरह का डिफरेंट कंट्रोल्स प्लेस करके उनकी प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को लाजमी देखा करें। और एक असाइनमेंट भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपने मुझे 2 कैलकुलेटर्स बना के देने हैं। एक कैलकुलेटर आप इस तरह से बना के देंगे कि उसके अंदर आप डिफरेंट बटन्स प्लेस करेंगे, जिसकी एग्जांपल आपके सामने शायद ये इस तरह से आ रही है कि जैसे मेरे पास ये एक कैलकुलेटर है। ठीक हो गया। अब इस कैलकुलेटर में क्या दिया हुआ है, इनपुट के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सॉरी इनपुट के लिए जो है, हाँ, कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ कि कीबोर्ड से आप 1 2 3 एंटर करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, न्यूमेरिक कीबोर्ड ऊपर ही दे दिया गया है। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स के ऊपर होता है, और ऑपरेशंस के बटन्स भी ऊपर ही दिए गए हैं। ठीक है। और आपने एक कैलकुलेटर इस तरह का बनाना है, और आपने एक कैलकुलेटर इस तरह से बनाना है जिसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो पॉसिबल ऑप्शन हैं, ये आप यूज़र से चेक बॉक्सेस के ज़रिए लेंगे आप, या रेडियो बटन के ज़रिए लेंगे आप। और इन यूज़र रेडियो बटन में सेलेक्ट करेगा कि उसने प्लस का ऑप्शन परफॉर्म करना है ऑपरेशन, माइनस का करना है, मल्टीप्लाई का करना है, डिवाइड का करना है। सो ये आप मुझे लैपटॉप्स के ऊपर ही सॉल्व करके दिखाएंगे, ये आपने मुझे सबमिट नहीं करवाना। और आप कोशिश करें कि अपने फॉर्म को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करें आप, और एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना के जो है हमारा जब भी एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपने इसके अंदर मुझे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई क्यूरीज होंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं, इन केस अगर हमारा फिजिकल लेक्चर जो है वो नहीं होता। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।